जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भूकंप की परिभाषा, भूकंप आने के कारण और भूकंप के प्रभाव के बारे में सीखेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले कि हम लोग कक्षा शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट कक्षा। तो भूकंप क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी के गर्भ में आंतरिक हलचलों के कारण धरातल पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अंदर किसी भी कारण से जो हलचल उत्पन्न होती है, पृथ्वी की सतह के नीचे किसी भी कारण से जब हलचल उत्पन्न होती है तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, जो ऊपर की सतह है, वह कंपन करने लगती है और यही भूकंप कहलाता है ना। यही घटना क्या कहलाती है? भूकंप कहलाती है। भूकंप जब आता है तो तीन प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे। इन तीन तरंगों से संबंधित प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, है ना। तो भूकंप के समय तीन प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी? आप देख लीजिए। प्राथमिक तरंगे, जिसको आप प्राइमरी वेव्स कहते हैं, द्वितीयक तरंगे, है ना, और सतही तरंगे या धरातलीय तरंगे। तीन प्रकार की तरंगे हैं, ठीक ना। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे। प्राथमिक तरंगे क्या है? प्राथमिक तरंगों को ही हम पी तरंगे, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है ना, कैपिटल पी अंग्रेजी के अक्षर में, पी तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है। प्राथमिक तरंगों को क्या कहा जाता है? पी तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है कि प्राथमिक तरंगों को और किन किन नामों से जानते हैं? तो पी तरंगों के नाम से जानते हैं और अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से जानते हैं। इन तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि प्रश्न कई बार आ चुका है कि कौन सी तरंगे हैं तीनों में से जिनकी गति सबसे ज़्यादा होती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। पी तरंगों की गति, प्राथमिक तरंगों की गति, अनुदैर्ध्य तरंगों की गति ही सर्वाधिक होती है। इसी वजह से ये किसी भी स्थान पर सबसे पहले ये तरंगे पहुंचती हैं। यहाँ तक कि अधिकेंद्र पर भी ये सबसे पहले पहुंचती हैं। कहाँ पर? अधिकेंद्र पर। अधिकेंद्र क्या है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंचने वाली तरंगे कौन सी हैं? तो पी तरंगे हैं। किसी भी स्थान पर सबसे तेज गति से कौन सी तरंगे पहुंचती हैं? पी तरंगे पहुंचती हैं। किन तरंगों की गति सबसे ज़्यादा होती है? पी तरंगों की, अनुदैर्ध्य तरंगों की, प्राथमिक तरंगों की जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ना। तो तीन लाइन में आपने देखा कई सारे प्रश्न बन रहे हैं और कई सारे इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। इनकी गति कितनी होती है? तो इनकी गति लगभग 8 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो आप देख रहे होंगे कितनी तेजी से ये तरंगे गति करती हैं, है ना। 8 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और ये ठोस तथा द्रव दोनों माध्यमों को पार कर सकती हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्राथमिक तरंगे ठोस एवं द्रव दो माध्यमों को पार कर सकती हैं। इसमें गैस नहीं लिखा हुआ है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठोस और द्रव दोनों माध्यमों को कौन सी तरंगे पार कर सकती हैं? तो प्राथमिक तरंगे कर सकती हैं। और केवल यही तरंगे हैं जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती हैं। कौन सी तरंगे? प्रश्न आता है पृथ्वी के केंद्र से होकर कौन सी तरंगे गुजरती हैं? भूकंपीय तरंगे गुजरती हैं। तो ये पी तरंगे, ये प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती हैं। ये सबसे ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा गहराई तक जाने वाली तरंगे कौन सी हैं? पी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, दूसरी देखते हैं द्वितीयक तरंगे, है ना। ये जो पी तरंगे हैं, एस तरंगे, एल तरंगे या प्राथमिक, द्वितीयक और सतही तरंगे हैं, ये भूकंपीय तरंगे कही जाती हैं। इस बात को आप ध्यान देंगे। द्वितीयक तरंगे क्या हैं? इन तरंगों को हम एस तरंगे, ये कैपिटल एस अंग्रेजी का, है ना, एस तरंगे, गौड़ तरंगे
या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं, है ना। द्वितीयक तरंगों को ही एस तरंगे, गौड़ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या कभी कभी ये भी दे सकता है कि गौड़ तरंगों के बारे में कुछ पूछ लिया गया तो आप समझिए कि वही द्वितीयक तरंगे हैं, या एस तरंगों के बारे में पूछा जाए, या अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में पूछा गया। तो आप इस बात को जान लीजिए कि ये चारों जो नाम हैं यह एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे को ही कहते हैं, है ना। तो ये चार तो मुख्य रूप से आप जान लें, ठीक है। इनकी जो गति होती है ये लगभग 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी गति कितनी होती है? 8 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी पी तरंगों की अपेक्षा कम होती है। ये तरंगे जो होती हैं वो प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, और ये केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजर सकती हैं। तरल पदार्थों में ये विलुप्त हो जाती हैं। इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सी तरंगे ऐसी हैं जो तरल पदार्थों में विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो द्वितीयक तरंगे, एस तरंगे, गौड़ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, यही हैं जो तरल पदार्थों में विलुप्त हो जाती हैं। ऐसा भी प्रश्न बनता है कि कौन सी तरंग ऐसी है जो केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजरती है? तो द्वितीयक तरंग, है ना। इनकी गति कितनी होती है? 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण तरंग है उसके बारे में जान लेते हैं। इसको ये कहते हैं सतही तरंगे, है ना। क्या कहते हैं? सतही तरंगे, सतह की तरंगे। इन्हें हम एल तरंगे भी कहते हैं। एल मतलब कैपिटल एल, है ना, एल फॉर लायन, आपने पढ़ा होगा। तो एल तरंगे। दूसरा धरातलीय तरंगे भी इसको कहा जाता है, लंबी तरंगे भी इन्हें कहा जाता है ना। और एक और नाम इसको दिया जाता है, क्योंकि इन तरंगों की जो खोज है वो एच.डी. लव ने किया था, इसीलिए इसे लव वेव्स या लव तरंगे भी कहा जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि लव तरंगे क्या हैं। तो लव तरंगे ही सतही तरंगे हैं, एल तरंगे हैं, धरातलीय तरंगे हैं, लंबी तरंगे हैं। इन्हें लव तरंगे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी खोज एच.डी. लव ने की थी, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसे हम क्या कहते हैं? लव तरंगे भी कहते हैं। इनकी गति कितनी होती है? तो इनकी गति सबसे कम होती है तीनों में, है ना। जो अन्य भूकंपीय तरंगे हैं उनकी तुलना में अगर हम बात करें तो इनकी गति कम होती है, लगभग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है ना। इसीलिए चूंकि ये सबसे धीमी गति से आगे बढ़ती हैं, इसलिए अधिकेंद्र पर ये सबसे बाद में पहुंचती हैं। प्रश्न बनता है कि अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? तो प्राथमिक तरंग पी तरंग पहुंचती है। सबसे बाद में कौन सी तरंग पहुंचती है? तो सतही तरंग या यल तरंग पहुंचती है ना। जिसकी गति कम होगी वो बाद में पहुंचेगी, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन कुछ विशेषता इसकी और है, वो ये है कि यह एक ऐसी तरंग है जो तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। ध्यान दीजिए, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। कौन सी तरंग? एल तरंग, सतही तरंग, धरातलीय तरंग, लव तरंग, है ना। आर वेव्स भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? आर वेव्स भी कहा जाता है। यद्यपि ये केवल धरातल को ही प्रभावित करती है। ध्यान देने की बात यह है कि एल तरंग जो होती है वो केवल धरातल को ही प्रभावित करती है और सर्वाधिक विनाशकारी होती है। यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो ये जो सतही तरंग है, लव तरंग है, धरातलीय तरंग है, एल तरंग है, यही तरंग सर्वाधिक विनाशकारी होती है ना। और ये बहुत गहराई तक भी नहीं पहुंचती, है ना। पृथ्वी के अंदर ज़्यादा गहराई तक ये नहीं जाती है। अब इससे संबंधित एक और चीज़ जान लें। जो तीनों तरंगे हैं उसमें पी तरंगे और एस तरंगे, प्राथमिक और द्वितीयक, यह जो तरंगे होती हैं ये धक्का देते हुए सीधे आगे बढ़ती हैं। लेकिन जो एल तरंगे होती हैं वो ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में आगे बढ़ती हैं, है ना। और ये ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, एल तरंगे ही ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। अब इसमें एक शब्द आता है भूकंप मूल, है ना। भूकंप मूल क्या है? मूल केंद्र क्या है? फोकस क्या है? तो आप इसे जान लें। भूकंप के उद्भव स्थल को भूकंप मूल, मूल केंद्र या उद्गम केंद्र, जिसे फोकस भी कहते हैं, है ना। किसको? भूकंप के उद्भव स्थल को भूकंप मूल या मूल केंद्र या उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं।
इसी भूकंप मूल से तीनों प्रकार की तरंगें, जो पी तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, एल तरंगे हैं, ये तीनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए ये पृथ्वी की एक सतह है ना, पृथ्वी की ऊपरी सतह है, इसके नीचे कहीं पर जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है किसी कारण से, है ना, तो यह जहाँ से ये उद्भव स्थल है, जहाँ से भूकंप की अलग अलग वेव्स निकलेंगी, है ना, अलग अलग वेव्स निकल रही हैं, यह जो चीज़ है इसी को हम क्या कहेंगे, मूल केंद्र कहेंगे, उद्गम केंद्र कहेंगे, है ना, जहाँ से यह भूकंप का उद्भव हो रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम फोकस भी कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को हम फोकस भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, भूकंप अधिकेंद्र, ऊपर आया था अधिकेंद्र। अधिकेंद्र किसे कहते हैं, भूकंप मूल से ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है, भूकंप का अधिकेंद्र यानी एपीसेंटर कहलाता है ना। इस अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे अर्थात अनुदैर्ध्य तरंगे पहुंचती हैं। जैसे आप देख लें चित्र के माध्यम से, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, यहाँ उद्भव स्थल है भूकंप का, है ना, ये फोकस है। क्या है, अभी जब अब ऊपर आपने पढ़ा मूल केंद्र जिसको आपने कहा, ये फोकस है। इसी के ठीक ऊपर, कहाँ पर, ठीक ऊपर, ये जो पृथ्वी का यह जो स्थान होगा जहाँ ये तरंगे सबसे पहले ठीक 90 डिग्री में, है ना, जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह को टच करते हैं, जहाँ पहली बार भूकंप का अनुभव होता है ना, उसी स्थान को हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। किस स्थान को, इस स्थान को, पृथ्वी की सतह पर जहाँ पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है, वही स्थान भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। और यह हमेशा भूकंप मूल के ठीक ऊपर होता है, फोकस के ठीक ऊपर होता है, यहाँ से सीधे 90 डिग्री बनाता है ना। और चूंकि अधिकेंद्र पर सबसे तेज गति की जो तरंग होगी वही सबसे पहले पहुंचेगी, तो चूंकि सबसे तेज गति किसकी है, पी तरंगों की है। किसकी, पी तरंगों की है, इसीलिए पी तरंगे सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, सुनामी नाम आपने सुना होगा। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट, भूमि के खिसकने, भूमि से मतलब भूमि के अंदर की जो प्लेटें हैं उनके खिसकने, या भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। कहाँ, समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा, या भूमि की जो प्लेटें हैं उसके खिसकने के द्वारा, या भूकंप द्वारा जो लहरें उत्पन्न होती हैं तीव्रगामी, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ये जो सुनामी शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है। ये पूछा जा चुका है कि सुनामी शब्द किस भाषा का है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है। और सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है, तो सुनामी आने का मुख्य कारण समुद्र के अंदर भूकंप का आना है। यह भी एक कारण है, ज्वालामुखी विस्फोट भी एक कारण है, भूमि का खिसकना भी एक कारण, लेकिन जब मुख्य कारण की बात होगी तो हमेशा भूकंप के समुद्र के अंदर भूकंप का आना ही सुनामी का मुख्य कारण होता है ना। ज़्यादातर सुनामी जो होता है वो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आती है सुनामी, है ना, जबकि 2004 में आपने देखा होगा हिंद महासागरीय क्षेत्र में भी सुनामी का प्रकोप हुआ था और बहुत सारे जनधन की हानि हुई थी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, भूकंप आने का कारण क्या है उसको जान लेते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट, है ना, पहला कारण क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बहुत सारी प्लेटें पृथ्वी के अंदर की सतह से नीचे की जो आंतरिक संरचना आपने पढ़ा है पिछली वीडियोज में, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पढ़ लें, उसका लिंक नीचे दिया गया है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के। तो उसमें हमने बताया है आपको पृथ्वी की सतह के नीचे जो अलग अलग कई प्लेटें हैं, तो उन प्लेट जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी वाले चैप्टर में भी हमने बताया, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो नीचे प्लेटों में हलचल होती है ना, मैग्मा बाहर आता है। तो ऐसी स्थिति में भी प्लेटों के खिसकने की वजह से भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है ना। दूसरा ये है कि हिमखंडों का खिसकना, जब हिमखंड खिसकते हैं तो इसका भी प्रभाव भूकंप के रूप में सामने आता है। तीसरा है पृथ्वी की प्लेटों में असंतुलन, यानी वो खिसकना भी और टकराव भी। हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था ज्वालामुखी के बारे में, जब हम लोग बात कर रहे थे
कि चूंकि जो प्लेट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है वेगनर की, किसकी? वेगनर महोदय ने एक प्लेट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी दी है, वेगनर महोदय ने। उस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो उन्होंने 3 प्रकार की गति की बात कही थी। एक कहा था रूपांतर गति, दूसरा अपसारी गति, तीसरा अभिसारी गति, है ना। तो वहां पर जब प्लेटें, जो चूंकि पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत सारी प्लेटें हैं, है ना, इस रूप में एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं, ठीक ना। यह प्लेटें जब ऊपर नीचे की तरफ गति करके खिसकती हैं, है ना, ऊपर और नीचे की तरफ जब खिसकती हैं, तब भूकंप आता है। इसे कहते हैं रूपांतर गति। क्या कहते हैं? इसे उन्होंने कहा था रूपांतर गति, ठीक है। तो इस रूपांतर गति के कारण, या अगर प्लेटों का आपस में टकराव हो, ऊपर नीचे खिसके, या यह प्लेटें जो हैं ये एक दूसरे से टकरा जाएं, ऐसे हैं एक दूसरे के साथ, या तो एक दूसरे से ये टक्कर खा जाएं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, है ना। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है? भूकंप आता है ना। अब जो महत्वपूर्ण चीज है वो जान लीजिए, जो एसएससी 2016 में पूछा जा चुका है ना। पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने और टकराव को टेक्टोनिज्म कहते हैं। प्रश्न आ चुका है। पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने और टकराव को क्या कहते हैं? टेक्टोनिज्म कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं भूकंप का प्रभाव क्या है। जाहिर सी बात है, जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भूकंप का नकारात्मक प्रभाव क्या है। पहला, ये भूस्खलन होता है ना। भूस्खलन होता है, धरती में जगह 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 क्या होता है? जमीन, धरती फट जाती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें समा जाती हैं, है ना। जन धन की हानि होती है, इसे आप जानते ही हैं। धरातलीय परिवर्तन होता है ना। जो प्लेन जमीन होती है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है, उबड़ खाबड़ जमीन प्लेन भी हो सकती है ना। बहुत सारी जगहों पे बड़े बड़े गड्ढे बन सकते हैं, और जल तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो नकारात्मक प्रभाव में तो आप बहुत सारी चीज़ों को स्वयं भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि नुकसान तो सबको पता है। अब बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव की। जब भूकंप आता है तो उपजाऊ मृदा की प्राप्ति होती है। क्या होती है? उपजाऊ मृदा की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? जैसे मान लीजिए जो ऊपर की सतह है जिस पर हम बार बार खेती कर रहे हैं, धीरे 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 हम उसकी उपजाऊ स्थिति को धीरे धीरे वो क्या होती है? कम होती चली जाती है, क्योंकि हम बार बार उससे पैदावार लेते हैं। लेकिन जब भूकंप आता है तो नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उपजाऊ मृदा हमको प्राप्त हो जाती है। दूसरा ये भी होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से जीवाश्म के रूप में अलग अलग रूपों में पृथ्वी के अंदर समाई हुई हैं, है ना, जो अंदर की सतह को जिन्होंने उपजाऊ बना रखा है, लेकिन चूंकि वो नीचे हैं इस वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जब भूकंप आता है तो वो नीचे की जो मृदा होती है ऊपर आ जाती है, तो उपजाऊ मिट्टी की हमको प्राप्ति हो जाती है जीवाश्म के रूप में, अलग अलग रूपों में। तो ये भी उपजाऊ मृदा है ना। दूसरा है खनिज संपदा की प्राप्ति। बहुत सारी ऐसी खनिज संपदा है जो पृथ्वी के सतह के नीचे है। जब भूकंप आता है तो वह ऊपर आ जाती है ना, तो उससे भी हमको प्राप्ति हो जाती है। तीसरा है नवीन भू आकारों का बनना। कई बार उबड़ खाबड़ जो जमीन है वह समतल हो जाती है ना। अलग अलग भू आकार बन जाते हैं जमीन के, और बंदरगाहों का विकास भी हो जाता है। यह भी भूकंप की देन है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, इसके बारे में भी आप अपने से पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो भूकंप के संबंध में पूछे जाते हैं, तो आप उसे भी जान लें। जो भूकंप का अध्ययन है उसे हम भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है या भूकंप विज्ञान कहा जाता है। प्रश्न कई बार आ चुका है। भूकंप तरंगों को किस यंत्र से मापते हैं? तो भूकंप तरंगों को हम सिस्मोग्राफ से मापते हैं। उस यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। भूकंप तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। पर जिस यूनिट की बात करते हैं, जिस स्केल की बात करते हैं, है ना, जिस पैमाने पे मापते हैं, उसे हम कहते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाता है, राशि फेरल स्केल का प्रयोग किया जाता है। अंतर बहुत ध्यान से आप देखिएगा। जब यंत्र पूछा जाए तो सिस्मोग्राफ की बात करेंगे, जब पैमाना पूछा जाता है तो रिक्टर स्केल पैमाने पे,
मर्केली पैमाने पे और राशिफेरल पैमाने पर हम भूकंप की तीव्रता क्या करते हैं, मापते हैं। या पूछा जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो भी उत्तर यही होगा, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल और राशिफेरल स्केल। लेकिन यदि यह पूछा जाए किस यंत्र से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को, तो सिस्मोग्राफ, कई बार सिस्मोमीटर भी लिखा होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो सिस्मोमीटर यंत्र नहीं है, सिस्मोमीटर भी एक पैमाना है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में अचानक रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो भूकंप आने का संकेत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है ना। तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, और जब यह मात्रा बढ़ती है तो यह संकेत होता है कि भूकंप आने वाला है, ठीक ना। तो आगे देख लेते हैं कि भूकंप किन क्षेत्रों में सर्वाधिक आता है, इससे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। तो 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, है ना। पहला है प्रशांत महासागर परिक्षेत्र या प्रशांत महासागरीय पेटी। तो प्रशांत महासागरीय परिक्षेत्र जो है, इसमें विश्व के सर्वाधिक लगभग 63% भूकंप आते हैं, यानी सबसे ज़्यादा भूकंप वाला जोन यही है, प्रशांत महासागरीय पेटी। इस क्षेत्र में जापान, चिली, अलास्का, कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड आदि देश आते हैं, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। अगर ये पूछा जाए कि इस देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, तो जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है ना। लेकिन किस क्षेत्र में आता है, तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, प्रशांत महासागरीय पेटी में आता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, तो उसके बाद जो क्षेत्र है मध्य भूकंप का, वह है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। ये एशिया और यूरोप का क्षेत्र है, जहां पर 21% भूकंप आते हैं। इसमें भारत भी इसी क्षेत्र में आता है। हिमालयी बेल्ट जो है, पहाड़ी बेल्ट जो हिमालय के आसपास का जो क्षेत्र है, वह भी क्या है, भूकंप के लिए वह ज़्यादा सक्रिय क्षेत्र है ना। वहाँ पर भूकंप आने की संभावना सर्वाधिक होती है हिमालय पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। और यह जो भारत है, ये इसी 21% वाले भूकंप मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में है ना। जो सबसे कम भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं, उस तीसरे को हम कहते हैं मध्य अटलांटिक क्षेत्र। यहाँ पर 16% भूकंप आते हैं। कितने? 16% भूकंप यहाँ पर आते हैं मध्य अटलांटिक क्षेत्र में। इससे ज़्यादा आते हैं मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में, और सर्वाधिक आते हैं प्रशांत महासागर परिक्षेत्र में। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ों को। अब देखिए क्या है, अभ्यास के प्रश्न, है ना। जितना आपने सीखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपके सम्मुख रखे जाएंगे और आप इनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। अब आपको ये बताना है कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया 2013 में। कौन कौन सी तरंगे हैं? जी हाँ, 3 तरंगों की बात की थी, तो वही 3 तरंगों का नाम आपको बताना है। दूसरा प्रश्न, किन तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। देख लीजिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए, है ना। ऊपर जब हम लोग बात कर रहे थे किन तरंगों का उद्भव होता है, तो आपने वहाँ पे PSL की बात कही होगी, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो P तरंगों की होती है, 8 से 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना, जिसको आप प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं? हाँ, उत्तर दें। अनुप्रस्थ तरंगे द्वितीयक तरंगों को कहते हैं। किसको? द्वितीयक तरंगों को कहते हैं, एस तरंगों को कहते हैं, है ना, अनुप्रस्थ तरंगे। इनकी गति कितनी होती है? इनकी गति कितनी होती है? हाँ, इसका उत्तर आप ही दें तो बेहतर है। चलिए, लव तरंगे किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये बताना है आपको। लव तरंगे किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ना। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी हैं? जी हाँ, कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थ से नहीं गुजरती हैं? यह पूछा जा चुका है कई बार परीक्षाओं में। कौन सी भूकंपीय तरंग ऐसी है जो तरल पदार्थ से नहीं गुजरती?
उत्तर दीजिए। अगला है सातवां, भूकंप मूल किसे कहते हैं? भूकंप मूल किसे कहते हैं? इसी को हम फोकस भी कहते हैं, थोड़ा हिंट ले लीजिए। भूकंप मूल या फोकस इसी को कहते हैं, तो किसे कहते हैं आप बताएंगे। अगला है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? अभी हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में कि भूकंप केंद्र जो होता है, जिसे आप मूल केंद्र कहते हैं, है ना, भूकंप मूल जिसे आप कहते हैं, उसके ठीक ऊपर जो धरातल की सतह होती है, उसके ठीक ऊपर का बिंदु जहाँ पर सबसे पहले अनुभव होता है भूकंप का, उसे हम क्या कहते हैं? एसएससी 2015 में पूछा गया है, आप उत्तर दें इसका। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? कई बार पूछा जा चुका है और बहुत आसान सा है। भूकंप का मापन किस यंत्र द्वारा करते हैं? ध्यान दीजिए, यंत्र द्वारा पूछा जा रहा है, उत्तर दें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पीसीएस 2002 में पूछा जा चुका है, एसएससी 2015 में पूछा जा चुका है। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? किस पैमाने पर मापी जाए? ध्यान दीजिए, किस पैमाने पर मापी जाती है ना। हमने 3 पैमाने की बात कही है, आप उनमें से कुछ भी बता सकते हैं, तीनों बता सकते हैं। आप तीनों जानते रहेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो रिक्टर है, जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, अगर वह नहीं देता है, उसके अलावा कुछ दे देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हमने उसको भी उसमें शामिल कर रखा है, तो आप इसको भी ध्यान से देख लेंगे, है ना। रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, उसके अलावा भी 2 और हैं, उसको भी आप ध्यान से देख लें। अगला है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? एसएससी 2008 और 2011 में पूछा जा चुका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी के कई कारण हैं, पर सबसे मुख्य कारण क्या है, उसके बारे में हमने ऊपर आपको बताया है ना। अगला है, सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? किस क्षेत्र में आते हैं? किस क्षेत्र में आते हैं? देश में नहीं, किस क्षेत्र में आते हैं, बताएं। तो चलिए, हमें लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिए होंगे, तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लें, अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, और अपने बहुमूल्य सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और अगर अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।